आज हम वस्त्र विज्ञान के परिचय के अंतर्गत तंतुओं का वर्गीकरण शीर्षक पर चर्चा करेंगे या विस्तार पूर्वक उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं या वस्त्र का निर्माण होता है तो वो तंतुओं से मिलकर बना होता है। तंतु आखिर क्या है? वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहा जाता है। जब कभी आप किसी भी वस्त्र को फाड़ेंगे या उसकी कटिंग करेंगे तो आपको रेशे दो भागों में चलते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि एक लंबवत और एक क्षैतिज। जो लंबवत वाला रेशा होता है उसे ताना बोला जाता है और जो क्षैतिज उसमें धागा होता है उसे बाना बोला जाता है। इस प्रकार ताने और बाने की गुथाई से वस्त्र का निर्माण होता है। तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को हम तंतु या रेशा कहते हैं। बिना तंतु के किसी भी वस्त्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। वस्त्र तंतु अनेक प्रकार के होते हैं। हम तंतुओं की अलग-अलग से पहचान उनके आकार, गुण, लंबाई, स्रोत आदि के आधार पर कर सकते हैं। तंतुओं का वर्गीकरण। जब कभी हम तंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि तंतु है क्या और वह कौन-कौन से क्षेत्रों से हमें प्राप्त होता है। तंतुओं को प्राप्त करने के लिए 2 स्रोत हमारे पास हैं। एक है प्राकृतिक तंतु, एक है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब प्राकृतिक मीन्स जैसे कि पेड़, पौधे, जानवर या प्राणी से। तो जो भी तंतु हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतुओं को हम 3 भागों में बाँटते हैं। एक है वनस्पतिजन्य तंतु, एक है जांतव तंतु और एक है खनिज तंतु। जो वनस्पति तंतु है, उसको भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक है बीज वाले तंतु और दूसरा है तने वाले तंतु। बीज वाले तंतु से आशय है जो भी वृक्ष होता है उस वृक्ष के फूल होते हैं, फूल के बनने के बाद जो बीज का निर्माण होता है उस बीज से हम वनस्पतिजन्य तंतु का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत 2 बीज वाले पौधे आते हैं, एक है कपास, एक है कपो। कपास आपने देखा होगा यह पर्वतीय क्षेत्रों पे होता है और ये काली मिट्टी पे ज्यादा पनपता है। कपास से हम सूती तंतुओं को निर्मित करते हैं। कपो एक चीज को कहना चाहिए कि ये दक्षिण भारत के क्षेत्र पे ज्यादा होता है और ये भी एक बीज के समान है और परंतु इससे हम जो प्रतिदिन वस्त्रों का यूज करते हैं हम उसका निर्माण कपो के तंतु से कभी भी नहीं किया जाता है। बहुत कम कपो के तंतु का यूज होता है। इसके बाद है तने वाले तंतु। तने वाले तंतुओं का निर्माण वृक्ष के तने से किया जाता है। वृक्ष के तने को जब वृक्ष पर फूल खिलते हैं और वो फूल पककर येलो हो जाते हैं या वो पक जाते हैं, तो पौधे को या पेड़ को जड़ सहित मिट्टी से उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद उस तने को काफ़ी टाइम तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। जब उसको पानी में भिगोकर रखते हैं, तो जो उसकी छाल होती है, वो छाल पूरी गल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उसमें कहना चाहिए कि प्रक्रियाएँ की जाती हैं, कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, उसको धोने की प्रक्रिया की जाती है, कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि तंतु सुलझ जाते हैं और हमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। जो हमें बीज से तंतु प्राप्त हो रहे हैं, उनके रेशों की लंबाई थोड़ा छोटी होती है और जो हमें तने से प्राप्त होते हैं, उनके तंतु की लंबाई बड़ी होती है। जो हमें तंतु तने से प्राप्त हो रहे हैं, उसके अंतर्गत जूट, हेम्प आदि तंतुओं को सम्मिलित किया गया है। दूसरे प्रकार के प्राकृतिक तंतु में है जांतव तंतु, जिसे कि हम प्राणीजन्य तंतु भी कहते हैं। प्राणीजन्य तंतु क्या है? प्राणीजन्य तंतु हमें प्राणियों के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय में जब जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब जानवरों को मारकर उसकी खाल से तंतुओं का निर्माण किया जाता था। परंतु आधुनिक युग में जो जानवर हैं उनके शरीर पर एक प्रकार की मशीन चलाकर उनके बालों को कटिंग कर लिया जाता है। कटिंग करने के बाद उनसे तंतु का निर्माण किया जाता है। चूंकि यह तंतु हमें प्राणी से प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी होती है, तो हम इन्हें प्रोटीन तंतु के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन तंतुओं को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें है प्रथम रेशम और द्वितीय है ऊन। जो रेशम है, रेशम एक बहुत ही चमकीला तंतु है। इसकी जो चमक है, इस चमक के कारण ही इसे तंतुओं का राजा कहा जाता है। इसको हम जो इसका हमें तंतु प्राप्त होता है, एक कीड़े से प्राप्त होता है और उस कीड़े को शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। शहतूत के वृक्ष पर जब उसे पाला जाता है, तो उसका कोकेन नाम का एक लार्व पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जिससे कि रेशम के तंतु का निर्माण होता है। रेशम के तंतु काफ़ी लंबे होते हैं और ये बहुत चमकीले होते हैं। पुराने ज़माने में इसमें राजा और महाराजाओं के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। फिर नेक्स्ट है ऊन। ऊन आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार आपने ऊन की स्वेटर पहनी होंगी और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरिनो भेड़ है, उसके जो ऊन है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। उस ऊन का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, परंतु वो काफ़ी महँगी होती है। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश और रेडियन नाम के जानवरों के शरीर के बालों से ऊन के से निर्मित तंतुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे कि विभिन्न वस्त्र निर्मित होते हैं और ये जो वस्त्र हैं, हमें ठंड से बचाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु।
खनिज स्रोत क्या होते होंगे? आप लोगों ने सुना भी होगा, खानों का नाम सुना होगा, आपने कई बार सुना है कि जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को जब खोदा जाता है, तो उनसे भी कई प्रकार के तंतु प्राप्त होते हैं। इनको 2 भागों में हम बाँट सकते हैं, एक है धात्विक तंतु, एक है अधात्विक तंतु। धात्विक तंतु जैसे कि धातु से प्राप्त होने वाले तंतु, जब चट्टानों को खोदा जाता है, तो उसमें लंबे-लंबे एक धातु के आकार के, जैसे कि आपने कभी तांबे का तार देखा होगा, तो उसी प्रकार के तंतु प्राप्त होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के तंतु हैं, एक है सोना, एक है चांदी। ये दोनों प्रकार के तंतु काफ़ी महँगे होते हैं, इसीलिए इनसे साधारण वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं, जो चांदी के निर्मित तंतु है, इसमें सिल्वर कलर की शाइनिंग होती है और जो सोने से निर्मित तंतु है, उसमें गोल्डन कलर की शाइनिंग होती है। एक अब जो नेक्स्ट इसका जो तंतु है आधात्विक तंतु, जैसे कि आपको इसके शब्द से ही संज्ञान में आ रहा होगा कि आधात्विक तंतु यानी कि ये धातु में सम्मिलित नहीं है। ये खनिज तंतु में ज़रूर आएगा, परंतु इसमें धातु किसी प्रकार की भी नहीं होती है। इसका नाम है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक ऐसा तंतु है जो कि ताप का कुचालक है। ये इटली, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका जो प्रमुख गुण है, ये ताप का कुचालक है, जिसके कारण जब कभी कहीं पर आग लग जाती है या कहीं पर ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो एस्बेस्टॉस के तंतु से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करके जो भी वहाँ पर अग्नि रक्षक होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये एक एसिड प्रूफ और जंग प्रूफ तंतु है। ये काफ़ी महँगा तंतु भी है और बहुत रेयर यह प्राप्त होता है और परंतु ये बहुत ही अच्छे गुण वाला है क्योंकि हमें आग से बचाता है। तो इसके बारे में आप बुक से देख भी सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे जो चित्र है, आप जब इसको चट्टान में देखेंगे, एक व्हाइट कलर की शाइनिंग लिए है और गोल्डन कलर की शाइनिंग लिए भी है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये जो एसिड प्रूफ है और जंग प्रूफ है, दोनों जब ये जंग प्रूफ भी होगा और एसिड प्रूफ भी होगा, तो ये खराब भी नहीं होता है। तो इन वस्त्रों का हम काफ़ी लंबे समय तक भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कृत्रिम तंतु। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कृत्रिम तंतु, ये तंतु हमें किसी भी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं होते हैं। इसे मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। मानव विभिन्न प्रकार के रासायनिक केमिकल्स को लेकर एक प्रयोगशाला में इन तंतुओं का निर्माण करता है। जैसे कि इसमें बाँस की लुगदी, कागज और इसको मिक्स करके एक लुगदी तैयार कर ली जाती है और बड़े-बड़े स्पिननेट होते हैं, उन स्पिननेट्स में इनको लुगदी को डाल दिया जाता है। उसके बाद उस स्पिनेट से एक लंबे-लंबे से रेशे निकलते हैं और उनके उसके बाद उसको सुखा लिया जाता है, जिससे कि तंतु का निर्माण होता है। जो हमें कृत्रिम स्रोत से तंतु प्राप्त होते हैं, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि हम असीमित मात्रा में इनका निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक तंतु हमें सीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो एक प्राकृतिक स्रोत है, हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। परंतु कृत्रिम तंतु ऐसे हैं मानो अपनी प्रयोगशाला में उसको तैयार कर रहा है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें गुणों को भी सम्मिलित कर सकते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार, मात्रा अनुसार उसको बना भी सकते हैं। जो कृत्रिम प्रकार के तंतु हैं, हम इसको भी 2 भागों में बाँटेंगे। एक है यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु और दूसरा है रासायनिक विधि से निर्मित तंतु। यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु है, इस तंतु का निर्माण यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। यंत्र जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि पहले जैसे जो जनेऊ बनाते थे, तकली से बनाई जाती थी। महात्मा गांधी चरखे से सूत काटने का कार्य करते थे। तो ये यंत्र है, जिन यंत्रों के माध्यम से तंतु का निर्माण हो रहा है, उसे यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु कहा जाता है। इसमें रेयॉन नाम का एक तंतु है, जिससे कि उत्कृष्ट प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। रेयॉन के तंतु के जो गुण होते हैं, वे गुण सूती वस्त्र के तंतुओं से थोड़ा-सा मैच करते हैं। यानी कि अगर हम उन दोनों को उनकी समानता को देखें तो रेयॉन का तंतु और सूती वस्त्र का तंतु थोड़ा-थोड़ा सिमिलर होते हैं। फिर है रासायनिक विधि से निर्मित तंतु। जो रासायनिक विधि से निर्मित तंतु है, इनका निर्माण प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रसायनों से किया जा रहा है। और जो रासायनिक विधि से निर्मित तंतु होते हैं, ये बहुत अधिक टिकाऊ, सुंदर और पक्के रंग वाले होते हैं। इसके अंतर्गत नायलॉन, ऑर्लन, डेक्रॉन, एक्रिलॉन, पॉलिएस्टर आदि तंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। जो रासायनिक विधि से निर्मित तंतु हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, इनका किसी प्रकार से कोई रंग नहीं निकलता है और ये थोड़ा कीमत में कम भी होते हैं क्योंकि इसका निर्माण मानव स्वयं से कर रहा है, तो इसके जो स्रोत हैं हमारे पास खुद से हैं। प्राकृतिक तंतु काफ़ी महँगे होते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हैं और हम उसको खुद से बना नहीं सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने इस पूरे टॉपिक में ये समझा कि तंतु कितने प्रकार के हैं, तंतु का क्या महत्व है, तंतु किन स्रोतों से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने इस टॉपिक के अंतर्गत तंतु के वर्गीकरण से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।